दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिज स्टोरी में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक पे हम लोगों ने अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना था। हमने पिछली कक्षा में इल्तुतमिश के बारे में जाना, जिसमें हमने इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन, फिर दूसरे कक्षा में उसके समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में जाना। आज की इस कक्षा में हम लोग इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने उन जो चुनौतियां उसके समक्ष थी, उन चुनौतियों को क्रमवार तरीके से समाप्त किया एवं एक मजबूत दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी अथवा मुइज़ी अमीरों एवं सरदारों का दमन किया। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो उसके पुत्र आराम शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया, लेकिन आराम शाह चूंकि अयोग्य था, इसलिए उसे अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया। चूंकि इल्तुतमिश एक गुलाम का गुलाम था, इस कारण भी, एवं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का वारिस नहीं था, उसका पुत्र नहीं था, इस कारण भी कुतुबी अथवा मुइज़ी जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध किया। तो जब उन्होंने विरोध किया तो इन सरदारों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, क्रमशः कई तरीकों के द्वारा, जिसमें सर्वप्रमुख यह है कि इल्तुतमिश ने एक 40 गुलामों के दल की स्थापना की। इस दल को चारगान या फिर चलीसा बोला जाता है, जिसमें ये सारे गुलाम जो थे, ये जो सारे 40 लोग थे, सरदार जो थे, ये सारे के सारे इल्तुतमिश के समर्थक थे। और उससे पूर्व और इनकी पोस्टिंग, नियुक्ति उसने प्रमुख प्रमुख जगहों पे की। और इससे पूर्व जो भी सरदार उन पदों पर आसीन थे, उन सभी सरदारों को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो सरदार कहीं न कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रति वफादार थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद वो कुतुबी समुदाय उसके प्रति वफादार थे। इस कारण इल्तुतमिश ने सबसे पहले कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति की अपने अनुसार। आंतरिक मोर्चे पर अपने राज्य की स्थिति मजबूत करने के बाद इल्तुतमिश ने अपना ध्यान बाहरी मोर्चे पर लगाया, जिसमें सबसे पहला उसका जो संघर्ष होता है वो एल्दौज के साथ होता है। इल्तुतमिश जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, तब आराम शाह के दल ने उसके खिलाफ कार्य किया था, बगावत किया था। वहीं दूसरी तरफ एल्दौज ने भी भारत पर आधिपत्य जमाना चाहता था। इस उद्देश्य से एल्दौज ने इल्तुतमिश के राज्य में छत्र भिजवाया था। एक तरीके से जो छत्र होता है वो यह प्रमाण होता है कि अगर किसी राजा ने आपको छत्र भिजवाया है और आपने उस छत्र को और दंड को स्वीकार कर लिया है, तो यह माना जाएगा कि आपने उस राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली है। तो इसी स्थिति का फायदा उठाकर एल्दौज ने इल्तुतमिश को छत्र एवं दंड भिजवाया। स्थितियां ऐसी नहीं थी कि इल्तुतमिश एल्दौज के द्वारा भेजे गए छत्र एवं दंड को अस्वीकार कर सके, क्योंकि
उसके समक्ष समस्या केवल बाहरी मोर्चे पे नहीं, आंतरिक मोर्चे पे भी थी। उसकी स्वीकार्यता अभी दिल्ली सल्तनत में नहीं थी। इस कारण उसने तत्कालिक संकट को दूर करने के लिए एल्दौज के द्वारा भिजाए गए छत्र को सार से स्वीकार कर लिया, ताकि वो अपना ध्यान, सारा ध्यान आराम शाह के जो समर्थक दल थे उनके ऊपर लगा सके और उनका दमन कर सके। लेकिन दोस्तों, इसी समय हम देखते हैं कि ख्वारिज्म के राजा जो शाह होते हैं, ख्वारिज्म के जो शाह होते हैं, वो आक्रमण करते हैं गजनी के ऊपर। हमें पता है कि एल्दौज जो था वो गजनी का शासक था। एल्दौज की हार होती है और एल्दौज पंजाब की ओर आता है। तब तक पंजाब पर कुवाचा ने अधिकार कर लिया था। कुवाचा भी एक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम था। तो इस तरीके से एल्दौज जब आता है तो वो कुवाचा को हरा करके पंजाब के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। चूंकि एल्दौज पंजाब एवं दिल्ली को गजनी साम्राज्य का अंग मानता था, इसलिए उसकी इच्छा दिल्ली पर आक्रमण करने की भी थी। इस उद्देश्य से वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करता है। लेकिन 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा एक विशेष सेना के साथ लाहौर की ओर कूच किया जाता है। जब इल्तुतमिश एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से लाहौर की ओर कूच करता है तो तराइन के मैदान में उसका एल्दौज से सामना होता। यह वही तराइन का मैदान है जिस तराइन के मैदान में भारत में मुस्लिम शासन के स्थापना की नींव रखी गई थी। अब जो इल्तुतमिश होता है वो एल्दौज को तराइन के क्षेत्र में, जो मैदान में जो युद्ध लड़ा जाता है, उसमें बुरी तरीके से परास्त करता और एल्दौज को बंदी बना लिया जाता। बंदी बना करके एल्दौज को बदायूं में भेज दिया जाता है, जहां पे उसकी कालांतर में मृत्यु हो जाती है। एल्दौज की मृत्यु के साथ ही इल्तुतमिश के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा हट जाता है और इस तरीके से दिल्ली और गजनी का जो साम्राज्य था उसका पूर्णतः संबंध विच्छेद हो जाता है और दिल्ली सल्तनत जो है वो एक स्वयंभू संप्रभु राज्य बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इल्तुतमिश कुवाचा को किस तरीके से पराजित करता है। एल्दौज के पतन से उत्साहित इल्तुतमिश अब कुवाचा के ऊपर आक्रमण करता है। दो अभियान किए जाते हैं कुवाचा के खिलाफ, एक 1217 में एवं दूसरा 1227 में। के दो अभियानों के बाद वह कुवाचा को परास्त करने में सफल हो जाता है। कुवाचा युद्ध क्षेत्र में हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए एक नौका में सवार होकर के सिंधु को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नाव डूब जाती है, जिसमें कुवाचा भी डूबकर मर जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने पूरे प्रबल प्रतिद्वंदी कुवाचा से भी मुक्ति मिल जाती है और मुल्तान और सिंध को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाएं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी बढ़ जाती है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो प्रमुख बाहरी शक्तियां जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी काफी परेशान किया था, उसके ऊपर इल्तुतमिश विजय पाने में सफल हो जाता। इसी क्रम में एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। वह समस्या होती है चंगेज खां की। मध्य एशिया का एक क्रूर शासक चंगेज खां गजनी पे आक्रमण करता है और ख्वारिज्म के शाह को गजनी पर से हटा देता है। अब ख्वारिज्म का जो शाह होता है, उसका पुत्र मंगवर्नी भागकर पंजाब की ओर आ जाता है और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है। साथ ही साथ मंगवर्नी इल्तुतमिश से चंगेज खां के खिलाफ सहायता मांगता है, मगर इल्तुतमिश मौके की नजाकत को समझते हुए यह समझता है कि मंगवर्नी का भारत की ओर आना और भारत और दिल्ली सल्तनत के द्वारा उसकी सहायता की जानी चंगेज खां के क्रोध के प्रकोप का कारण बन सकता। चंगेज खां के आक्रमण को झेलने की शक्ति अभी नवगठित मुस्लिम साम्राज्य में नहीं थी। तो इस स्थिति को समझते हुए इल्तुतमिश मंगवर्नी को यह संदेश भेजता है कि भारत का मौसम आपको रास नहीं आएगा, जिसे मंगवर्नी अपना अपमान समझ लेता और भारत दिल्ली पे आक्रमण की तैयारी करने लगता। लेकिन इसी बीच चंगेज खां पीछा करता हुआ, मंगवर्नी का पीछा करता हुआ पंजाब के क्षेत्रों में आ जाता है। मंगवर्नी अपनी पूरी शक्ति के साथ चंगेज खां से लड़ता है, मगर युद्ध में हार जाता है और हारने के बाद वह फारस की ओर भाग खड़ा होता है। मंगवर्नी के पंजाब क्षेत्र से पलायन के साथ ही दिल्ली पर चंगेज खां के आक्रमण का भय भी समाप्त हो जाता है और इस तरीके से अपनी सूझबूझ से इल्तुतमिश नवीन भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को मंगोल आक्रमण के दुष्परिणामों से बचाने में कामयाब हो जाता है। आगे के क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के अन्य उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इल्तुतमिश किस तरीके से बंगाल को पुनः जीतता है और राजपूत शासकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।